गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन सिंथेसिस किस पे होते हैं? हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटीन्स जो बनते हैं वो राइबोसोम्स के ऊपर बनते हैं, इसलिए राइबोसोम्स को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा? फर्स्ट स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। हमारे पास 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं टोटल सेल के अंदर। तो अमीनो एसिड्स पहले एटीपी से रिएक्ट करता है। कोई भी अमीनो एसिड जैसे मिथियोनिन है, लाइसिन है, ये एटीपी से रिएक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। With this enzyme, this amino acyl AMP enzyme complex get formed. Amino acyl AMP tRNA complex, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे एटीपी और अमीनो एसिड, और ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और एक दो फॉस्फेट इससे रिलीज हो जाएंगे। मतलब एटीपी इस अमीनो एसिड को एक्टिवेट कर देगी। इस प्रोसेस में ये एंजाइम यूज हुआ है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। और हर एक अमीनो एसिड के लिए सेपरेट एंजाइम एग्जिस्ट करता है बेटा। जैसे 20 टाइप्स के अमीनो एसिड है तो ऑब्वियसली 20 टाइप्स के एंजाइम्स भी साइटोप्लाज्म में है। सेकंड इसके बाद है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब आपको पता है टीआरएनए जिसका काम क्या था? ट्रांसफर करना। अमीनो एसिड पूल से अमीनो एसिड को राइबोसोम्स तक ट्रांसफर करने का काम टीआरएनए का है। तो स्पेसिफिक एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, जैसे ये अमीनो एसिड यहां से एक स्पेसिफिक टीआरएनए को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे ये स्पेसिफिक टीआरएनए को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो इसके जो एंटीकोडोन है यहां पे, जब हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि यहां पे जैसा कोडोन है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे वो यूएसी, तो ये टीआरएनए किसके साथ जुड़ता है? मिथियोनिन के साथ जुड़ता है बेटा। तो ये टीआरएनए चार्ज जब होगा तो इस मिथियोनिन अमीनो एसिड के साथ जुड़ के चार्ज होगा बेटा। अमीनो एसिड कहां जुड़ेगा? इस अमीनो एसिड साइट पे। जैसे यहां पे मिथियोनिन जुड़ा हुआ है, ऐसे आके स्पेसिफिक अमीनो एसिड जो चार्ज अमीनो एसिड है वो यहां आके जुड़ता है। और इस प्रोसेस में एएमपी और एंजाइम जो यहां पे जुड़े थे, एएमपी प्लस एंजाइम, ये जो दोनों जुड़े थे ये यहां से अलग हो जाएंगे और अमीनो एसिड जुड़ जाएगा। ठीक है बेटा? यस। अब इस टीआरएनए को हम कहेंगे चार्ज्ड टीआरएनए। अब ये रेडी है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में यूज होने को। और अब ये टीआरएनए जो इसके साथ जुड़ा है अमीनो एसिड के साथ, मतलब एक्टिवेटेड है, ये अब प्रोटीन सिंथेसिस में भी आगे आप पढ़ेंगे राइबोसोम्स के ऊपर जाकर के अटैच होने के लिए रेडी है। नाउ इट इज रेडी। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अब जब अमीनो एसिड भी एक्टिवेट हो गए हैं, टीआरएनए भी चार्ज हो गए हैं, अब थर्ड स्टेप में हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी एक्चुअल जो प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का, ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस कैसे चलेगा? इस प्रोसेस में बेटा फर्स्ट है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन यानी फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि 30s और 50s सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम
अगर आप प्रोकैरियोटिक की बात करें यानी बैक्टीरिया में, प्लस जीटीपी, एनर्जी जो यूज होगी यहां पे एटीपी नहीं होगी, जीटीपी यूज होगी बेटा। प्लस इसमें चाहिए चार्ज टीआरएनए, जो अभी लास्ट स्टेप में हमने पढ़ा, चार्ज टीआरएनए चाहिए। चार्ज टीआरएनए के साथ यहां पे चाहिए एमआरएनए, और कुछ इसमें चाहिए बेटा इनिशिएशन फैक्टर्स, आईएफ्स रिक्वायर्ड। ये रिक्वायरमेंट है पॉलीपेप्टाइड चेन बनने की। प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया के पास, प्रोकैरियोट्स के पास इनिशिएशन फैक्टर्स 3 होते हैं बेटा, IF1, IF2 एंड IF3। 3 फैक्टर्स हैं। इनिशिएशन फैक्टर्स ये होते क्या, एक्चुअली ये प्रोटीन्स हैं, दे आर स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो ट्रांसलेशन को इनिशिएट करवाएंगे। जीटीपी और इनिशिएशन फैक्टर्स जो होते हैं ये प्रमोट करते हैं ट्रांसलेशन को, ट्रांसलेशन के इनिशिएशन फैक्टर को प्रमोट करते हैं। प्रोकैरियोट्स में एक सीक्वेंस होता है बेटा, एसडी सीक्वेंस कहते हैं उसको। बैक्टीरिया में एक सीक्वेंस है एसडी सीक्वेंस यानी शाइन डिलेगार्नो सीक्वेंस। शाइन डिलेगार्नो सीक्वेंस। एसडी सीक्वेंस से एमआरएनए रिकॉग्नाइज होता है बेटा। एमआरएनए रिकॉग्नाइजेस द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। इससे एमआरएनए जो होता है वो रिकॉग्नाइज करता है स्मॉलर यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स। मतलब एमआरएनए पे एसडी सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस वैसे एक्चुअली है क्या, ये 8 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं बेटा इनिशिएशन कोडोन एमआरएनए में, जिनको एसडी सीक्वेंस कहेंगे। मतलब टोटल कहने का मतलब ये है कि एमआरएनए जो कहां से आया है, न्यूक्लियस से, ट्रांसक्रिप्शन से आया है, ये रिकॉग्नाइज करेगा स्मॉलर यूनिट्स को। पहले किसकी स्मॉलर यूनिट, राइबोसोम की। बड़ी यूनिट इसके ऊपर लगेगी ना बेटा। स्मॉलर यूनिट को बैक्टीरिया में कैसे रिकॉग्नाइज करता है, तो आपने याद रखना है एसडी सीक्वेंस से। एसडी सीक्वेंस किस पे होते हैं, एमआरएनए पे। बस आपको ये लाइन याद रखनी है। हाँ जी, तो कैसे रिकॉग्नाइज होते हैं, एसडी सीक्वेंस किस पे है, एमआरएनए पे, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किस पे है, राइबोसोम की सब यूनिट के ऊपर। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, देखो। लेट ये एमआरएनए है बैक्टीरिया में, इसके ऊपर इनिशियली कुछ सीक्वेंस होते हैं स्पेसिफिक एसडी सीक्वेंस इनको कहते हैं। राइबोसोम की स्मॉल यूनिट के ऊपर इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं बेटा, जिससे ये एमआरएनए स्मॉल यूनिट ऑफ द राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करता है और उसके साथ जुड़ जाएगा। हाँ जी, नाउ एसडी और एएसडी यानी एसडी शाइन सीक्वेंसेस और एएसडी एंटी शाइन सीक्वेंसेस, इनसे स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम रिकॉग्नाइज हो गया। जबकि यूकैरियोट्स में कैसे होगा, ये तो हमने बात की प्रोकैरियोट्स की कि बैक्टीरिया में तो ऐसे होता है। यूकैरियोट्स के अंदर स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम इज रिकॉग्नाइज्ड बाय 7 mg कैप। यहां पे 7 mg कैप होती है जो रिकॉग्नाइज करती है, और जो स्मॉलर यूनिट होती है हमारी यानी यूकैरियोटिक की, तो राइबोसोम्स के पास तो क्या है, 7 mg कैप है, जो हमने जब एमआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था। 7 mg कैप किस पे है, आरएनए के ऊपर है। और जो स्मॉलर यूनिट है, ये स्मॉलर यूनिट का 18S आरएनए है, इसके पास है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ 7 mg कैप। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एमआरएनए को अब जुड़ना है राइबोसोम के साथ। एमआरएनए कहां से आया है, डीएनए के पास से है। अब एमआरएनए को पता कैसे चलता है कि राइबोसोम की ये यूनिट है, तो बैक्टीरिया में तो पता लगता है जी एसडी और एएसडी से।
और हमारे अंदर पता लगता है एमआरएनए के ऊपर 7 mg कैप होती है और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इस 18s यूनिट स्मॉल यूनिट के पास होती है। मतलब एमआरएनए और राइबोसोम की स्मॉल यूनिट अब आपस में जुड़ चुके हैं, यानी इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसलेशन हो चुका है। यस बेटा, इसको एक अगर इक्वेशन से लिखें हम तो 30s यूनिट ऑफ राइबोसोम, छोटी यूनिट राइबोसोम की प्रोकैरियोटिक में, प्लस एमआरएनए इनिशिएशन फैक्टर 3 और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस से 30s एमआरएनए कॉम्प्लेक्स बन गया, यानी स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम और एमआरएनए कंबाइन करके। अब ये दोनों जो कंबाइंड फैक्टर है, ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये रिएक्ट करता है फर्स्ट टीआरएनए के साथ। पहला टीआरएनए आके यहां पे जुड़ता है। बैक्टीरिया में हमेशा पहला टीआरएनए जो लेके आएगा वो फॉर्मिल मिथियोनिन वाला टीआरएनए आएगा बेटा, फॉर्मिल मिथियोनिन टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, अब इस प्रोसेस में एक जीटीपी का मॉलिक्यूल यूज होता है, एनर्जी यूज होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट है बेटा, अब जो लार्जर यूनिट है यानी 50s यूनिट है, एक मिनट, अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जैसे ये एमआरएनए, ये एसडी से रिकॉग्नाइज करेगा स्मॉल यूनिट को। इसकी फर्स्ट जो बेस पेयर होते हैं वो कौन होते हैं, एयूजी। इसके ऊपर आके जुड़ गया ये फॉर्मिल मिथियोनिन, इसके ऊपर राइबोसोम की बड़ी यूनिट जुड़ जाएगी। अब जो यूनिट बड़ी जुड़ती है, अब ये कंप्लीट सेट हो गया एमआरएनए और ये हो गया जी राइबोसोम, ये राइबोसोम। अब इस राइबोसोम की बड़ी यूनिट, ये जैसे ये बड़ी वाली यूनिट है, ये बीच में एमआरएनए है, ये इसका पहला बेस पेयर एयूजी, ये जहां पे आके जुड़ता है, ये बड़ी यूनिट का यहां पे एक साइट होती है पी साइट, यहां पे अगली साइट जो होती है वो होती है ए साइट, और यहां जो साइट होती है वो होती है ई साइट। अगले 3 कोडोन नेक्स्ट साइट के सामने आ जाएंगे, अगले तीनों कोडोन ए साइट के। ए साइट का मतलब अमीनो एसाइल, अमीनो एसाइल साइट। ई साइट का मतलब एग्जिट साइट, यहां से बाहर निकलेगा। और पी साइट का मतलब होता है पेप्टिडाइल साइट, पेप्टिडाइल साइट। अब स्टार्टिंग कोडोन जो होता है एयूजी, वो किसके सामने है, पी कोड के सामने। इसके ऊपर कौन आके जुड़ गया जी, ये मिथियोनिन, फॉर्मिल मिथियोनिन आके जुड़ गया। जैसे यहां पे ये जुड़ा हुआ बेटा एफएम। बैक्टीरिया में फॉर्मिल मिथियोनिन होता है, हमारे अंदर प्लेन मिथियोनिन आके जुड़ता है, ठीक है। इसके बाद अब है बेटा नेक्स्ट, जो आगे बेस पेयर्स आएंगे तीनों यहां पे। नेक्स्ट ए साइट पे, ए साइट पे जैसे यहां पे आ गया CCU फॉर एग्जांपल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो टीआरएनए होगा, जैसे देखो C का उल्टा GGA, ये होगा। इसके ऊपर एक नेक्स्ट अमीनो एसिड आप मान लेते हैं, जैसे ल्यूसीन आ गया, ये टीआरएनए यहां आ जाएगा इस ए साइट के ऊपर, ये देखो ये ल्यूसीन इसके ऊपर। अब इसके बाद ये जो स्टेप हम पढ़ रहे हैं ये होता है चेन इलोंगेशन का, चेन इलोंगेशन। यहां पे अब ये बॉन्ड बन जाएगा फॉर्मिल मिथियोनिन और ल्यूसीन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, COOH और NH2 का, जो हमने +1 में पढ़ा था, पेप्टाइड बॉन्ड। इस प्रोसेस में RRNA एक एंजाइम की तरह काम करता है, राइबोजाइम। फिर बेटा ये
आगे मूव करेंगे, ये टीआरएनए नेक्स्ट साइड पे, ये इससे नेक्स्ट साइड पे, और एमआरएनए आगे की तरफ मूव करेगा। इस प्रोसेस में जीटीपी फिर से यूज होगी और यहां पे एक एंजाइम यूज होगा, ट्रांसलोकेज। ट्रांसलोकेज एंजाइम इस प्रोसेस में यूज होगा। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इससे नेक्स्ट स्टेप में बेटा देखो, अब यहां तक हमने पढ़ लिया कि टीआरएनए इस पे आके जुड़ गया। जैसे ये नेक्स्ट साइड पे मूव करते हैं, ये देखो ऐसे, ये एमआरएनए, इसका अब एयूजी कोड आगे आ गया, किस साइड पे? ई पे। सीसीयू दूसरे नंबर पे आ गया और आगे कोई नया आ जाएगा, जैसे यहां पे हम मान लेते हैं CAU। तो ये देखो यहां पे ई साइड पे ये आ गया, पी पे ये और ए पे ये। तो जो खाली टीआरएनए है जिसके ऊपर पहले मिथ्योनिन जुड़ा हुआ था वो यहां आ गया, खाली है। पी साइड के ऊपर वो टीआरएनए आ गया जिसके ऊपर दो जुड़े हुए, लुइसिन और मिथ्योनिन, और ये फिर से खाली हो गया। अब नया टीआरएनए, जैसे ये नया टीआरएनए है, इसके ऊपर इसका कॉम्प्लीमेंट्री, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए, ये यहां आके जुड़ जाएगा बेटा। जब ये यहां आके जुड़ जाएगा तो देखो ये जुड़ गया, इसके ऊपर मान लेते हैं आइसोल्यूसिन है। अब ये टीआरएनए जो पहले आया था ये तो निकल जाएगा यहां से बाहर, इनके बीच में फिर से एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा और ये टीआरएनए फिर आगे को मूव करेगा। इस तरह ये चेन आगे चलती जाएगी। ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंटिन्यूअसली नए अमीनो एसिड को ऐड करता जाएगा। तो हर इस प्रोसेस में जीटीपी यूज हुई है बेटा। इलोंगेशन प्रोसेस में, यानी नया टीआरएनए जब जुड़ता है तो इसमें कुछ इलोंगेशन फैक्टर्स यानी कुछ खास प्रोटीन्स EF यूज होते हैं, इलोंगेशन फैक्टर्स। और बैक्टीरिया के पास 3 इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में EF, EF, EF। तो फर्स्ट EF होता है TU, सेकंड है बेटा TS और थर्ड होता है G। मतलब इलोंगेशन फैक्टर TU, इलोंगेशन फैक्टर TS और इलोंगेशन फैक्टर G, ये बैक्टीरिया में इस पेप्टाइड चेन को इलोंगेट करवाने में हेल्प करेंगे। अब जब ये चेन चलती जाएगी और ये लास्ट में पहुंच जाएगी, अब हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए ये सारे 3-3 के कोडोन इसमें आते चले जाएंगे, ये ऐसे, तो ये चेन तो लास्ट तक फिर बंद कैसे होगी? मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का एंड कहां होगा? ये तो फिर इनफाइनाइट चलती जाएगी। हाउ इट स्टॉप्स? दैट इज चेन टर्मिनेशन, लास्ट स्टेप। दिस इज चेन टर्मिनेशन, यानी ये चेन रुकेगी कैसे? जो लास्ट के कोडोन होंगे यहां पे, ये हमेशा स्टॉप कोडोन, यहां पे आपको मिलेगा UAA या यहां पे मिलेगा बेटा UAG या मिलेगा UGA। तो जब ये कोडोन लास्ट वाले आ गए, जैसे ये आ गया बेटा UAA और ये बड़ी यूनिट, ये छोटी यूनिट, अब ये कहां पहुंच गया? P साइड पे, A साइड पे। इसके लिए कोई टीआरएनए है ही नहीं, नो टीआरएनए। तो ये स्टॉप कोडोन का काम करता है। जैसे चेन रुक जाएगी, मतलब ये एंड आ गया, उस टाइम कुछ प्रोटीन्स आएंगे जिनको कहते हैं रिलीजिंग फैक्टर्स, RF। रिलीजिंग फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे? RF1, RF2, RF3। रिलीजिंग फैक्टर 1, रिलीजिंग फैक्टर 2, रिलीजिंग फैक्टर 3। और ये कौन सी एनर्जी यूज करेंगे? जीटीपी। और ये जो पेप्टाइड चेन यहां बनी होगी उसको रिलीज करवा देंगे। अब सारी यूनिट अलग अलग हो जाएंगी, एमआरएनए, राइबोसोम्स, और जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, जो प्रोटीन की चेन बनी है, ये सब सेपरेट हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। मतलब जो असेंबल हुआ था वो सारे यूनिट्स सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद इस एमआरएनए को एंजाइम्स डाइजेस्ट कर जाएंगे, राइबोसोम्स फिर से सेपरेट हो जाएंगे, टीआरएनए अमीनो एसिड पूल में चले जाएंगे और नेक्स्ट पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये तो हो गया बेटा अगर एक चेन बनवानी हो। अगर मान लो एक चेन बनवानी है सेल ने, तो ये प्रोसेस ठीक है, नो प्रॉब्लम। जैसे यहां पे
ये प्रोसेस चल रहा है और इस प्रोसेस में प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा है। अब जैसे सेल को एक साथ एक जैसे कई प्रोटीन्स चाहिए, जैसे अभी ये राइबोसोम की यूनिट और इसमें बेटा ये एमआरएनए ये एंड तक आ गया। अब सेल को जैसे एक ही तरह के 10 प्रोटीन चाहिए, मतलब इसी प्रोटीन की, इसी पॉलीपेप्टाइड की 10 कॉपीज चाहिए। तो सेल क्या करती है, यहां पे एक और राइबोसोम अटैच करवा दिया, यहां पे एक और करवा दिया, यहां पे एक और है। तो जैसे एमआरएनए आगे बढ़ता जाएगा, जैसे इसके ऊपर तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है वो पूरी बन जाएगी, इसके ऊपर थोड़ी छोटी बनेगी, इसके ऊपर और छोटी, इसके ऊपर और छोटी। तो जैसे जैसे एमआरएनए इनमें से निकलता जाएगा, इस पे फर्स्ट कॉपी है, इस पे सेकंड कॉपी, इस पे थर्ड कॉपी, इस पे फोर्थ कॉपी। तो जब राइबोसोम्स एक लाइन में लगे होते हैं तो इसका मतलब वो एक ही तरह के पॉलीपेप्टाइड की कॉपी बनवाते हैं। तो जब ये ऐसे लगे होते हैं तब हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, और इस तरह प्रोटीन बनवा रहे होते हैं तब हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन, मतलब एम्प्लीफाई कर रहे हो आप उसकी ज्यादा कॉपीज बनवा रहे हो। तो ये हमने प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ लिया। अब जैसे हमने कोई मेडिसिन बनानी है बेटा, अब ये तो हो गया कि प्रोटीन कैसे बनते हैं बैक्टीरिया में और हमारे अंदर, ठीक है, हमने पढ़ लिया। अब जैसे हमने बैक्टीरिया को, तो कई सारे बैक्टीरिया तो हमारे फ्रेंड नहीं है ना, तो कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। गौर करना अब जो मैं बताने जा रहा हूं, हमने बैक्टीरिया किल करना है। तो बैक्टीरिया ग्रो कैसे करेगा, ऑब्वियसली प्रोटीन से ग्रो करेगा। उसके अंदर ट्रांसलेशन अगर चलता रहेगा तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता रहेगा, उसकी आगे जनरेशन आती रहेंगी। तो अब हमने उसको रोकना है, टू इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। अब हमने बैक्टीरिया का काम, जो उसका प्रोटीन का काम है, वो बंद करना है। अब आपने सुना होगा कि जब भी बैक्टीरिया का इंफेक्शन होता है डॉक्टर कहता है एंटीबायोटिक्स लो जी। अब एंटीबायोटिक्स मेडिसिन कैसे काम करती हैं? एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जैसे टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन सिंथेसिस रोकती है, ये इनहिबिट करती है, इट इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसाइड टीआरएनए, बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसाइड टीआरएनए टू राइबोसोम। मतलब हम उसको टीआरएनए को राइबोसोम से जुड़ने नहीं दे रहे, तो प्रोटीन बढ़ेगा कैसे? मर जाएगा बैक्टीरिया, उसके प्रोटीन नहीं आएंगे, प्रोटीन नहीं आएंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। दूसरा एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये क्या करता है? ये इनिशिएशन ऑफ, ये इनहिबिट करता है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन को, मतलब आप समझो कि उसको असेंबल ही नहीं करने देगा। क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल भी एक बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक है। ये क्या करता है? इनहिबिट पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज, तो बैक्टीरिया का काम बंद हो गया। अराइथ्रोमाइसिन, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या करता है? इनहिबिट ट्रांसलोकेशन, चेन को आगे बढ़ने नहीं देगा, इलोंगेशन नहीं होने देगा। नियोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक क्या करेगा? इनहिबिट्स इंटरेक्शन बिटवीन टीआरएनए एंड एमआरएनए, टीआरएनए को एमआरएनए से जुड़ने नहीं देगा। तो मतलब मेडिसिन तभी बनती हैं जब आपको मेटाबॉलिक प्रोसेस की नॉलेज हो, जब हमें पता हो कि इसके पास ये प्रोसेस चल रहा है, हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर ये जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा है, ये पांचों एंटीबायोटिक्स प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं, ठीक है बेटा। और हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि हमारा सिस्टम अलग है, हमारे पास एंजाइम्स अलग है। इसलिए अगर हम वो टैबलेट खाते हैं एंटीबायोटिक की तो इट विल अफेक्ट ओनली प्रोकैरियोटिक सेल, और हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल कोई है नहीं, सो दैट्स व्हाई हम सेफ हैं
और इट विल अटैक ऑन द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।